चलिए बच्चों, आज हम करते हैं हमारा भूगोल विषय का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास और उसका पार्ट नंबर 3। तो देखिए, पार्ट नंबर 2 तक हम देख चुके हैं कि मनुष्य ने भू संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया और भू संसाधन एक सीमित संसाधन होने के कारण आज हम देखेंगे कि भारत में भू उपयोग के क्या प्रारूप है। तो भू संसाधन को निर्धारित करने वाले दो तत्व होते हैं, एक भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारकों में शामिल होता है उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु, वहां का तापमान, वहां वर्षा की मात्रा, वो क्षेत्र समुद्र तल से कितनी दूरी पर है अर्थात ऊंचावच या एल्टीट्यूड, समुद्र तल से वो क्षेत्र कितनी दूरी पर है और वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इत्यादि। और मानवीय कारकों में हम शामिल करेंगे वहां जनसंख्या घनत्व कैसा है, वहां प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत है और तीसरा वहां पर लोग किन परंपराओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसमें से 93% भूभाग के ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, असम प्रांत को छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर जितने भी प्रांत हैं उनके सूचित क्षेत्र के बारे में और अक्साई चीन के बारे में हमें कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1894 में भारत में लागू की गई, लेकिन 1992 में उसका संशोधित रूप सामने आया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत के 1/3 या 33% भूभाग पर वन अनिवार्य है, लेकिन आज मात्र 24.39% भूभाग पर ही भारत में वन पाए जाते हैं। देखिए, वनों का अपना ही महत्व होता है। पारिस्थितिक संतुलन की बात कही जाए या प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की, लोगों की आजीविका का माध्यम कहा जाए या आदिवासी समुदाय जिनका पूरा जीवन वनों पर ही निर्भर करता है, सब वनों के ही अधीन आते हैं। अब हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण क्या है। मनुष्य ने भू संसाधन का उपयोग किया, प्रकृति में जितने भी संसाधन मनुष्य के दिए, मनुष्य ने अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे उसका इस्तेमाल किया और आज मनुष्य के सामने भू निम्नीकरण की समस्या खड़ी हुई है। देखिए, भू निम्नीकरण क्या होता है। पेड़ पौधों फसलों की वृद्धि के लिए मिट्टी में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है ताकि पेड़ वहां फले फूले, वहां वृद्धि और विकास करें। तो अगर मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पेड़ पौधे अपनी उन्नति नहीं कर पाते। इस कारण से भूमि निम्नीकरण की समस्या देखी गई है। अब देखिए, भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत है, जिसमें से 28% वनों के अंतर्गत आती है, 56% क्षेत्र है वो जल अपरदित है और 16% है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवणीय है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में भू निम्नीकरण के क्या कारण हैं। देखो, सबसे पहले है वन उन्मूलन। मनुष्य ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वनों का उन्मूलन किया, जिसमें वनों का काटा जाना या जलाया जाना शामिल है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई वैसे वैसे मनुष्य ने वनों का इस्तेमाल अपना आवास स्थान बनाने के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए किया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भारत में विश्व का 20% पशुधन रहता है। इस पशुधन को स्थानीय चरागाहें या तो उपलब्ध हो ही नहीं पाती हैं, और अगर इनको स्थानीय चरागाहें उपलब्ध होती हैं तो इनके खुरों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत अपरदित हो जाती है और जो भू निम्नीकरण का मुख्य कारण बनती है। अगला है खनन या खनिज परिष्करण। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य इस समस्या से ग्रसित है। देखो, जब खनिजों का परिष्करण किया जाता है तो खदानों के बाहर ही मलबे या कचरे को छोड़ दिया जाता है और उनका समुचित प्रबंधन ना होने के कारण वो या तो तेज हवाओं के चलने से या फिर बारिश में घुलने के कारण भूमि की ऊपरी परत पर जम जाती हैं, जिसके कारण भू निम्नीकरण हो रहा है। अगला है औद्योगिक जल निकासी। देखिए, उद्योगों की स्थापना हुई, लेकिन औद्योगिक जल निकासी आज भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, क्योंकि उससे भू प्रदूषण हो रहा है और साथ में जल प्रदूषण की समस्या भी अहम बनी हुई है। अति सिंचाई, कृषि रसायनों का प्रयोग और अनुचित फसल चक्र प्रणाली। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि भारत में जब हरित क्रांति आई थी तो बहुत अधिक मात्रा में रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या आज मनुष्य के सामने बनी हुई है। जनसंख्या का बढ़ता दबाव। विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है और बढ़ता हुआ शहरीकरण आज भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए गाँव से शहरों की तरफ
स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण आज प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ा है और भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारणों में से शहरीकरण या जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव है। आक्रामक प्रजातियों में वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से किसान के लिए कुछ उसके मित्र जीव खेतों में पाए जाते हैं या मिट्टी में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ आक्रामक प्रजातियां भी होती हैं जो भू निम्नीकरण में अहम भूमिका निभाती हैं। पट्टी भूमि या बंजर भूमि जो भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है, और जमीन का टुकड़ों में बटा होना भी भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है। देखिए, अब हमने पढ़ा कि भारत में भू निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं। तो अगर इन कारणों का समुचित प्रबंधन कर दिया जाए तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वन उन्मूलन किया गया तो वनों में वृद्धि की जानी चाहिए। अगर अति सिंचाई या कृषि रसायनों का प्रयोग है तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए या वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खेती की जानी चाहिए। अगर वनों को काटा जाता है तो रक्षक मेखला या ट्रीज, शेल्टर ऑफ ट्रीज को लगाया जाना चाहिए। अगर चरागाहों की समस्या मनुष्य के सामने है जो भू निम्नीकरण का कारक है, तो चरागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। खनिज परिष्करण या खनन है तो खनन नियंत्रण करना चाहिए। और कुछ ऐसे शुष्क क्षेत्र जहां पर कुछ भी पैदावार नहीं होती या बंजर भूमि है या रेतीले टीले हैं, वहां पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर हम भूमि निम्नीकरण की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, कुछ आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं, तो उन आक्रामक प्रजातियों के आगमन की मार्ग की पहचान करना कि वो कहाँ से आती हैं और उनकी समुचित प्रबंधन करना भूमि निम्नीकरण के कारकों भूमि निम्नीकरण से निजात दिला सकता है। पट्टी भूमि या जमीन का टुकड़ों में विभाजन जो इसके मुख्य कारण है, तो उनके समाधान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भू निम्नीकरण को बढ़ावा दिया, और भू निम्नीकरण स्वयं एक ऐसी समस्या है जिसने आज मनुष्य के सामने और नई समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिसमें पर्यावरणीय समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सकल घरेलू उत्पाद में कमी है और अधिक उपज ना हो पाना इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे कि मृदा क्या है और मृदा किस प्रकार की होती है, और भारत एक विशेष भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में बंधे होने के बावजूद वहां किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो बच्चों, देखते हैं कि मिट्टी क्या होती है। देखो, हम सभी ने मिट्टी को देखा है। अगर साधारण शब्दों में पूछा जाए तो मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी भूरे रंग का एक पदार्थ होती है जो स्थलमंडल पर पाई जाती है। हम सभी मिट्टी की परिभाषा इसी प्रकार से देंगे, लेकिन वास्तव में मिट्टी क्या है? भूगोलवेत्ताओं ने मिट्टी की परिभाषा किस प्रकार से दी, वो अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मिट्टी क्या होती है? ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ का मिश्रण होती है। ठोस पदार्थ जैसे मिट्टी में कुछ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी ठोस पदार्थों का मिश्रण कही जाती है। मिट्टी में कुछ गैसें समायोजित रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। मिट्टी में कुछ तरल पदार्थ रहते हैं, जैसे ह्यूमस होती है, या कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण से या नमी के कारण मिट्टी को तरल पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से मिट्टी ठोस, तरल और गैसीय तीनों प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होती है। अगला है मिट्टी नवीनीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए कैसे मिट्टी को मनुष्य दोबारा से निर्मित कर सकता है। यह एक नामुमकिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन एक मुश्किल प्रक्रिया जरूर है। अगला यह है कि चट्टानों के अपरदन या अपक्षय का परिणाम मिट्टी होती है। देखिए, चट्टानें जो हमारा स्थल मंडल है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं उचावच है, चट्टानें हैं, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं छोटी पहाड़ियां हैं। तो क्या होता है, चट्टानों के अपरदन और अपक्षय का परिणाम मिट्टी होती है। अपरदन क्या होता है? जब भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो जाता है तो उसको कहा जाता है अपरदन, जिसमें तेज हवाओं के चलने से या बारिश के आने से मिट्टी अपरदित होती है। अगला है अपक्षय। अपक्षय अपरदन से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे अपरदन एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, वहीं अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो चट्टान पाई जाती है वहीं पर ही वो चट्टान विघटन और विनियोजन की प्रक्रियाओं से गुजरती है, जिसको अपक्षय कहा जाता है। देखिए, विघटन में भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का क्या योगदान होता है। भौतिक कारक होते हैं सूर्य
कि रोशनी कितनी है, अर्थात जलवायु कैसी है, तापमान कैसा है, वर्षा की मात्रा कैसी है इत्यादि। अब होता क्या है, जब किसी क्षेत्र विशेष में ग्रीष्म ऋतु आती है तो चट्टानों में फैलाव होता है। इसके विपरीत सर्दी की ऋतु आने पर चट्टानों में सिकुड़न होता है, और यह एक लंबी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों में फैलाव और सिकुड़ाव होता है, तो उसके कारण चट्टानें विघटित होती हैं। वो एक जगह पर स्थिर रहने के बावजूद भी भौतिक कारकों से प्रभावित रहकर अब अपघटित होती हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अगला है रासायनिक घटन। देखिए, जल योजन, डीसिलिकेशन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, ये सारे रासायनिक गुण हैं जो इन सब रासायनिक गुणों की प्रधानता के कारण मिट्टी में रासायनिक रूप से विघटन, विनियोजन जारी रहता है। अगला है जैविक प्रक्रियाएं। मनुष्य, वनस्पति जगत या जीव जंतु, इनके कारण अपक्षय होता है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि जब स्थानीय चरागाहें होती हैं तो किस प्रकार से वहां मिट्टी अपरदित होती है। उसी प्रकार से जो चट्टानें हैं, चट्टानों पर भी जीव जंतुओं की या वनस्पति की क्रिया के कारण मिट्टी अपक्षयित होती है। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिए, चट्टानों पर पेड़ पौधे या वृक्ष पाए जाते हैं, तो वृक्ष की जड़ें जब फैलाव करती हैं तो वो चट्टानों के कोमल हिस्सों में चली जाती हैं। तो स्वयं वृक्ष के भार के कारण चट्टानों पर दबाव बढ़ता है, और दूसरा उसके आंतरिक भाग कोमल होने की वजह से जब जड़ें प्रसारित होती हैं तो वहां पर भी चट्टानों में विघटन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपक्षय क्या होता है और जैविक रासायनिक भौतिक क्रियाओं का चट्टानों के अपक्षय में क्या योगदान होता है, और उससे मिट्टी किस प्रकार से बनती है। अर्थात मिट्टी चट्टानों के विघटन, विनियोजन की क्रियाओं का परिणाम है, जिसमें अपरदन भी शामिल होता है। अगला है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर मृदा, जो पतली मृदा जो भूमि की ऊपरी स्तर पर बनी, उसको बनने में लगभग 200 वर्ष या 2 शताब्दियां लग जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा परिच्छेदिका क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोइल प्रोफाइल। तो देखिए, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में क्षैतिज संस्तर पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक संस्तर पाए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 और ऊपर ये मेरा हाथ, इस तरीके से मिट्टी में संस्तर पाए जाते हैं, जिसकी अपनी भूमिका होती है। आइए हम देखते हैं कि मृदा परिच्छेदिका में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मृदा परिच्छेदिका में 4 संस्तर स्थितियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो मृदा होती है वो ह्यूमस होती है। ह्यूमस क्या होता है, देखिए, कुछ जीव जंतु, पशु पक्षी या वनस्पति जगत भूमि पर मरते हैं, और मरने के बाद उनका जो शरीर है उसका विघटन या अपघटन होना शुरू हो जाता है। देखिए, उपमृदा क्या होती है, उपमृदा वो अपक्षयित चट्टानों का परिणाम होती है, जिसमें बालू, गाद और मृतिका पाई जाती है। देखिए, अगला देखते हैं उपमृदा। उपमृदा क्या होती है, देखो, मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी में 3 चीजों का अनुपात होता है, जिसके कारण मिट्टी संगठित होती है या मिट्टी अपनी संरचना को प्राप्त करती है, जिसमें शामिल होता है एक तो बालू, बालू के मोटे मोटे कण, दूसरा गाद या सिल्ट, और तीसरा मृतिका। तो अब देखिए क्या होता है, जो उपमृदा होती है, जैसे हम किसी बीज को जमीन में डालते हैं तो बीज में जो आरंभिक अवस्था होती है, जहां से पौधे विकास करना शुरू करते हैं, तो वो उपमृदा संस्थान में यह प्रक्रिया आरंभ होती है। अगला है अध्ययन स्तरीय आधारित चट्टानें। यहाँ से पृथ्वी का चट्टानी भाग शुरू हो जाता है, और वो पेड़ पौधे जो विकसित हो जाते हैं उनकी जड़ें इस स्तर तक पहुंच जाती है। अगला है अक्षय रहित आधारित चट्टानें। ये वो चट्टानें हैं जहां पर किसी भी प्रकार की अभिक्रिया, अक्षय की अभिक्रिया नहीं होती है, या बहुत ही मंद प्रक्रिया होती है। इसमें जैविक पदार्थों की मिलावट के कारण यहाँ पर क्षैतिज परतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मृदा क्या है, और मृदा में किस प्रकार से विभिन्न संस्तर पौधों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्या भारत में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, और वहां फसलों का किस प्रकार से विकास होता है।